आज हम भारत की सबसे प्रसिद्ध वीर रस कविता झांसी की रानी पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता की रचना महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। यह कविता भारत के 1857 में हुए आज़ादी के संघर्ष पर आधारित है। इसमें झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, साहस, देशभक्ति और बलिदान के बारे में बताया गया है। कवित्री ने बताया है कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली रानी ने अंग्रेजों के अत्याचारों के सामने झुकने के बजाय बहादुरी से युद्ध किया और अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यह कविता केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि देशभक्ति, आत्मसम्मान और नारी शक्ति का प्रेरणादायक संदेश देती है। कविता पढ़ते समय हमारे मन में उत्साह, जोश और गर्व की भावना उत्पन्न होती है। इस कविता की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति आज भी भारत में वीरता और साहस का प्रतीक मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कविता को और आसान भाषा में इसे समझते हैं। कविता का प्रथम स्तंभ लिखा है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सिंहासन का मतलब है राजगद्दी, राजवंश यानी राजाओं का परिवार, भुकुटी तानी यानी गुस्से से बोहे चढ़ाई, बूढ़ा भारत कहने का अर्थ है कमजोर और गुलाम भारत। सरल अर्थ है इसका कि जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तब राजाओं की गद्दियां हिल गई और सभी शासक चिंतित हो गए। भारत जो लंबे समय से गुलामी में कमजोर पड़ गया था, उसमें फिर से जोश और उत्साह जाग उठा। लोगों को अपनी खोई हुई आज़ादी का महत्व समझ में आने लगा और सब ने मन में निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर इस स्तंभ में कवित्री यहाँ 1857 की क्रांति का वातावरण दिखा रही है। सिंहासन हिल उठे का अर्थ सचमुच सिंहासन हिलना नहीं है, बल्कि अंग्रेजी शासन और राजाओं की सत्ता खतरे में पड़ना है। बूढ़े भारत से मतलब है कि भारत लंबे समय की गुलामी से कमजोर और निराश हो चुका था, लेकिन जैसे ही क्रांति की चिंगारी जली, देशवासियों में फिर से ऊर्जा आ गई। लोगों को एहसास हुआ कि आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है। तो यह स्तंभ हमें सिखाता है कि जब लोगों में जागरूकता आती है तब बड़े बड़े साम्राज्य भी हिल जाते हैं। अगला स्तंभ, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन 57 यानी वर्ष 1857 की बात। तलवार पुरानी यानी पुरानी वीरता, बुंदेले यानी बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग, हरबोलो का अर्थ है वीरों की गाथा सुनाने वाले लोग, मर्दानी यानी पुरुषों जैसी वीर। अर्थ है इस स्तंभ का कि 1857 में भारत की पुरानी वीरता फिर से चमक उठी। बुंदेलखंड के लोक गायक रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनाते थे। उन्होंने बहुत बहादुरी से युद्ध किया, वह झांसी की रानी थी। यानी यह कविता की सबसे प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तलवार पुरानी भारत की पुरानी वीर परंपरा का प्रतीक है। कवित्री कहना चाहती है कि भारत की वीरता कभी समाप्त नहीं हुई थी, बस दब गई थी। खूब लड़ी मर्दानी में कवित्री ने रानी की बहादुरी को दर्शाया है। यह मर्दानी शब्द का अर्थ है पुरुषों जैसे निडर और साहसी। यह स्तंभ रानी लक्ष्मीबाई को भारत की वीर नारी के रूप में प्रस्तुत करता है। अगला स्तंभ, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी सही सहेली थी। मुंह बोली बहन यानी बिना रिश्ते की बहन जैसे संबंध, छबीली यानी सुंदर और चंचल, बर्छी का अर्थ है भाला, ढाल का अर्थ है रक्षा करने वाला एक हथियार, कृपाण का अर्थ तलवार और कटारी यानी छोटी तलवार। अर्थ है इन पंक्तियों का कि रानी लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंहबोली बहन थी। उसका बचपन का नाम छबीली था। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह नाना साहब के साथ पढ़ती थी और खेलती थी। उन्हें हथियारों से खेलना बहुत पसंद था। यानी इस स्तंभ में रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का वर्णन है। कवित्री यहाँ बताती है कि बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई में वीरता और साहस था। सामान्य लड़कियां जहां गुड़िया से खेलती थी, वहीं लक्ष्मीबाई तलवार, भाला और ढाल चलाना सीखती थी। इससे पता चलता है कि वे साधारण बालिका नहीं थी। छबीली नाम से उनके सुंदर और चंचल स्वभाव को दर्शाया गया है। यह स्तंभ यह संदेश देता है कि महान व्यक्तियों के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं।
अगला स्तंभ, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हरबोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह गाथाएं का मतलब है वीरता की कहानियां। वीर शिवाजी का यहाँ अर्थ है महान मराठा राजा शिवाजी से। तो अर्थ है इन पंक्तियों का कि रानी लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी की वीरता की कहानियां मुंह जवानी याद थी। बुंदेलखंड के लोक गायक से हमने उनकी वीरता की कहानी सुनी। उन्होंने बहुत बहादुरी से युद्ध किया और वह झांसी की रानी थी। यानी इस स्तंभ में क्या बताया गया है कि वीर शिवाजी मराठा साम्राज्य के महान योद्धा थे और लक्ष्मीबाई उनके आदर्शों से प्रेरित थी। उनकी कहानियां सुनकर रानी ने मन में देशभक्ति और वीरता का भाव उत्पन्न हुआ। कवित्री बताती है कि महान लोगों की कहानियां बच्चों को प्रेरणा देती है। अगला स्तंभ, लक्ष्मी जी या दुर्गा जी वे सभ्य वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। यहां अवतार का अर्थ है रूप, पुलकित का अर्थ है प्रसन्न होना, खिलवाड़ यानी खेल। सरल अर्थ है इन पंक्तियों का कि रानी लक्ष्मीबाई इतनी वीर थी कि लोग उन्हें देवी लक्ष्मी या दुर्गा का रूप मानते थे। उनकी तलवारबाजी देखकर मराठा लोग बहुत प्रसन्न होते थे। उन्हें नकली युद्ध करना, युद्ध की योजनाएं बनाना और शिकार खेलना पसंद था। सेना को घेरना और किले तोड़ना उनके खेल थे। यानी यहाँ कवित्री रानी लक्ष्मीबाई की असाधारण वीरता का वर्णन करती है। उन्हें दुर्गा देवी के समान शक्तिशाली बताती है। तलवारों के वार उनकी युद्ध कला को दर्शाता है। बचपन से ही वे युद्ध की रणनीतियां सीखती थी। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये शब्द बताते हैं कि वे केवल बहादुर ही नहीं थी बल्कि एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार भी थी। यह स्तंभ हमें सिखाता है कि साहस, अभ्यास और आत्मविश्वास किसी को भी महान बना सकती है। अगला स्तंभ, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह महाराष्ट्र कुल देवी यानी मराठाओं की पूजनीय देवी का मतलब है। मतलब महाराष्ट्र कुल देवी का अर्थ है मराठाओं की पूजनीय देवी। आराध्य का अर्थ है पूजनीय, जिसकी पूजा की जाए। भवानी यानी देवी दुर्गा का एक रूप। पंक्तियों का अर्थ है कि रानी लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र की कुलदेवी भवानी की पूजा करती थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों से हमने उनकी वीरता की कहानी सुनी है। उन्होंने बहुत बहादुरी से युद्ध किया और उनका नाम वह झांसी की रानी थी। तो यहां हमने समझा कि मराठा योद्धा देवी भवानी को शक्ति और साहस की देवी मानते थे। रानी लक्ष्मीबाई भी भवानी की उपासक थी, इसीलिए उनमें अद्भुत वीरता और आत्मविश्वास था। कवित्री यहां यह बताना चाहती है कि रानी केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी शक्तिशाली थी। खूब लड़ी मर्दानी पंक्ति बार बार दोहराकर कवित्री रानी को वीरता को अमर बना देना चाहती है। अगला स्तंभ, हुई वीरता की वैभव से साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुई रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। वैभव का अर्थ है ऐश्वर्य या शानो शौकत, सगाई यानी विवाह का संबंध, सुभट यानी वीर योद्धा और विरुद्ध वाली यानी प्रशंसा का गीत। पंक्तियों का अर्थ है कि झांसी में वीरता और शान का मिलन हुआ। लक्ष्मीबाई विवाह करके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। पूरा राजमहल खुशी से भर गया। ऐसा लगा जैसे वीर बुंदेलों की प्रशंसा गाथा सभ्य झांसी में आ गई हो। तो ये पंक्तियां रानी लक्ष्मीबाई के विवाह के बारे में बताती हैं। कवित्री कहती हैं कि जब लक्ष्मीबाई झांसी आई तो ऐसा लगा जैसे वीरता सभ्य महल में प्रवेश कर गई हो। वीरता की वैभव के साथ सगाई, यह पंक्ति यहाँ वीरता और राजसी शासन को मानवीय रूप से देकर बताया गया है। अर्थात लक्ष्मीबाई केवल रानी ही नहीं थी, वे साहस की प्रतिमा भी थी। विरुद्धावली शब्द बताता है कि उनका आगमन किसी महान वीर की प्रशंसा गाथा जैसा था। अगला स्तंभ,
चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा का मतलब है महाभारत की राजकुमारी चित्रांगदा, अर्जुन यानी महाभारत के महान योद्धा, और भवानी का अर्थ है देवी दुर्गा, और शिव का अर्थ है यहाँ पर भगवान शंकर से। कहने का अर्थ है कि जैसे चित्रांगदा को अर्जुन मिले थे और भवानी को शिव मिले थे, उसी प्रकार लक्ष्मीबाई को भी योग्य जीवन साथी मिला। यह कवित्री पौराणिक उदाहरण देकर रानी के विवाह की महानता बता रही है। जिस प्रकार चित्रांगदा और अर्जुन का संबंध वीरता से जुड़ा था, उसी प्रकार लक्ष्मीबाई और झांसी का संबंध भी वीरता और शक्ति से भरा हुआ था। शिव से मिली भवानी का अर्थ है शक्ति और साहस का दिव्य मिलन। कवित्री रानी को देवी समान महान और पवित्र दिखाती है। अगला स्तंभ, उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लगाई, चित्त चलाने वाले कर मैं उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। यहाँ उदित का अर्थ है प्रकट होना, सौभाग्य यानी खुशहाली, मुदित का अर्थ है प्रसन्न, और काल गति का अर्थ है समय का परिवर्तन। काली घटा का अर्थ है दुख और संकट, विधवा यानी जिसका पति मर गया हो। कहने का अर्थ है कि महलों में खुशियां और प्रकाश फैल गया था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ दुख का अंधेरा छा गया। जो हाथ तीर चलाते थे उनमें चूड़ियां कैसे पसंद आती, हाय रानी विधवा हो गई, भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई। यानी यह पंक्तियां बहुत भावुक है। शुरुआत में रानी का जीवन सुख और खुशियों से भरा था, लेकिन अचानक उनके पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। काली घाटी, यहाँ पर काली घाटी दुख और संकट का प्रतीक है। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, यह पंक्ति कवित्री कहना चाहती है इस पंक्ति में कि लक्ष्मीबाई साधारण स्त्री नहीं थी, उनके हाथ युद्ध के लिए बने थे, कमजोरी दिखाने के लिए नहीं। पति की मृत्यु के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अगला स्तंभ, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक सम्मानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। निसंतान का अर्थ है जिसके कोई संतान ना हो, शोक समानी यानी दुख में डूबी हुई। कहने का अर्थ है कि राजा बिना संतान के मर गए, रानी बहुत गहरे दुख में डूब गई थी। तो यहां पर बताया गया है कि राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी अकेली पड़ गई, उनका अपना कोई पुत्र भी नहीं था। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन कवित्री यह दिखाती है कि इतने दुखों के बाद भी रानी ने साहस नहीं छोड़ा। यह पंक्तियां हमें सिखाती हैं कि महान व्यक्ति दुखों में टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बन जाते हैं। अगला स्तंभ, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। बुझा दीप का मत है आशा समाप्त हो गई। डलहौजी यहां पर एक अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड का नाम है। हर्षाया यानी खुश हुआ, राज्य हड़प लिया यानी राज्य छीन लिया, लावारिस यानी जिसका कोई मालिक ना हो। यह अर्थ है इन पंक्तियों का कि जब झांसी के राजा की मृत्यु हो गई तब अंग्रेज गवर्नर डलहौजी बहुत खुश हुआ, उसे झांसी राज्य को छीनने का अच्छा मौका मिल गया। उसने तुरंत सेना भेजकर झांसी के किले पर अंग्रेजों का झंडा फहरा दिया। अंग्रेज ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे झांसी का कोई मालिक ही ना हो और वे उसके उत्तराधिकारी हों। यहाँ पर बुझा दीप झांसी का, इसका अर्थ है कि यहाँ दीपक राजा गंगाधर राव का प्रतीक है। उनकी मृत्यु के बाद झांसी संकट में पड़ गई। डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति बनाई थी। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा का अपना पुत्र ना हो तो अंग्रेज उसका राज्य अपने कब्जे में ले लेते। कवित्री अंग्रेजों की चालाकी और लालच को दिखाती है। उन्होंने मौके का फायदा उठाकर झांसी पर कब्जा कर लिया था। यह पंक्तियां हमें बताती हैं कि स्वार्थी लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अगला स्तंभ, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अश्रुपूर्ण यानी आंसुओं से भरी, बिरानी यानी सूनी या उजड़ी हुई। अर्थ है इसका कि रानी ने आंसुओं से भरी आंखों से देखा कि झांसी अब सूनी और पराई सी हो गई थी।
यानी रानी लक्ष्मीबाई अपनी प्रिय झांसी को अंग्रेजों के कब्जों में देखकर बहुत दुखी हुई। बिरानी शब्द केवल खालीपन नहीं दर्शाता बल्कि अपनेपन के खो जाने का दर्द भी दिखाता है। लेकिन दुख के बावजूद रानी ने हार नहीं मानी। यही कारण है कि कवित्री फिर कहती है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगला स्तंभ, अनुन्य विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अनुन्य विनय यानी प्रार्थना या विनती, विकट यानी भयानक, माया यानी चाल धोखा, नवाब यानी मुस्लिम शासक। अर्थ है इन पंक्तियों का, अंग्रेजों की कठोर और चालाक नीति किसी की प्रार्थना नहीं सुनती थी। जब अंग्रेज भारत आए तब वे व्यापारी बनकर दया और विनम्रता दिखाते थे, लेकिन जब डलहौजी ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया और उनकी असली रूप सामने आ गया तो उन्होंने राजाओं और नवाबों का भी अपमान किया। तो कवित्री यहाँ अंग्रेजों की असली नीति उजागर करती हैं। शुरुआत में अंग्रेज व्यापार करने के बहाने भारत आए थे, वे बहुत विनम्र बनते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। पैर पसारे का अर्थ है कि अपने अधिकार और शक्ति को फैलाया। यह पंक्तियां अंग्रेजों के कपटपूर्ण रणनीतियों को दर्शाता है। अगला स्तंभ, रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह दासी का अर्थ है सेविका और महारानी यानी बड़ी रानी। कहने का अर्थ है कि जो रानी थी उसे अंग्रेजों ने दासी जैसा बना दिया, लेकिन वह दासी आगे चलकर महान रानी बन गई। कहने का अर्थ है कि ये पंक्तियां बहुत प्रेरणादायक है कि अंग्रेजों ने रानी की शक्तियां छीनने की कोशिश की, लेकिन वे उनके साहस को नहीं तोड़ सके। कवित्री कहना चाहती हैं कि परिस्थितियां किसी महान व्यक्तियों की पहचान नहीं बदल सकती। रानी ने अपमान सहा, लेकिन अंत में इतिहास में अमर हो गई। अगला स्तंभ, छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बतातो बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर 17 कर्नाटका की कौन बिसात, जब भी सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ वज्र निपात। राजधानी यानी मुख्य शहर, पेशवा का अर्थ है मराठा शासक, वज्र निपात यानी बिजली गिरना या भारी संकट आना। अर्थ है इन पंक्तियों का कि अंग्रेजों ने दिल्ली की राजधानी छीन ली और आसानी से लखनऊ पर कब्जा कर लिया। पेशवा को बिठूर में कैद कर दिया गया और नागपुर भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक जैसे राज्यों की भी कोई शक्ति नहीं बची। सिंध पंजाब और बुलंदशहर पर भी अंग्रेजों का भारी हमला हो चुका था। यह पंक्तियां पूरे भारत की स्थिति दिखाती हैं। अंग्रेज धीरे धीरे सारे राज्यों पर कब्जा कर रहे थे। यहाँ वज्र निपात शब्द बहुत प्रभावशाली है। यह अंग्रेजों के अत्याचार और अचानक हुए विनाश को दर्शाता है। कवित्री बताती है कि उस समय भारत के लगभग सभी राज्य अंग्रेजों के दबाव में थे। अगला स्तंभ, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह बंगाली का अर्थ है बंगाल से, मद्रास यानी दक्षिण भारत का एक क्षेत्र। अर्थ है इन पंक्तियों का कि बंगाल और मद्रास जैसे क्षेत्रों की भी यही स्थिति थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों से हमने यह वीरता की कहानी सुनी। कहने का अर्थ है कि कवित्री बताती है कि अंग्रेजों का अत्याचार केवल झांसी तक सीमित नहीं था, पूरा भारत अंग्रेजों का शासन के अधीन बहुत ज़्यादा पीड़ित था। इसी अन्याय ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया था। अगला स्तंभ, रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से भी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार, सरेआम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यहाँ पर रनिवास का मतलब है रानियों के रहने का स्थान, बेगम यानी नवाब की पत्नी, नीलाम का अर्थ है बोली लगाकर बेचना, 9 लाख हार यानी बहुत कीमती हार। अर्थ है इन पंक्तियों का कि रानियां अपने महलों में रो रही थी और बेगम दुख से परेशान थी। उनके गहने और कपड़े कलकत्ता के बाजारों में बेचे जा रहे थे। अंग्रेजों ने अखबारों में खुलेआम उनकी नीलामी की खबरें छापी थी। लोगों में कहा जाता था कि नागपुर के गहने खरीदो लो और लखनऊ की कीमती हार ले लो।
मतलब ये पंक्तियां अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीय राजघरानों के अपमान को दर्शाती हैं। जब अंग्रेज किसी राज्य पर कब्जा कर लेते थे तो वहां के राजाओं और रानियों की संपत्ति भी छीन लेते थे, उनकी कीमती गहनों तक की नीलामी कर देते थे। सरेआम नीलाम शब्द अपमान और क्रूरता को दिखाता है। अंग्रेज केवल राज्य ही नहीं छीन रहे थे बल्कि भारतीय की इज्जत भी लूट रहे थे। अगला स्तंभ, जो पर्दे की इज्जत पर देसी की हार बिकानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पर्दों की इज्जत यानी स्त्रियों की मर्यादा। अर्थ है इन पंक्तियों का कि इस प्रकार भारतीय स्त्रियों की इज्जत भी दूसरों के हाथों बिक रही थी। कहने का अर्थ है कि यहां कवित्री बताती है कि अंग्रेजों के कारण भारतीय स्त्रियों का सम्मान भी खतरे में पड़ गया था। पर्दे की इज्जत भारतीय संस्कृति और नारी सम्मान का प्रतीक है। जब किसी समाज की स्त्रियां अपमानित होने लगे तो वह समाज भीतर से टूटने लगता है। यही अन्याय लोगों के मन में क्रांति की आग पैदा कर रहा था। अगली पंक्तियां, कोटियों में भी विष वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था उस अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूमपात पेशवा जुटा रहा था सब सम्मान, बहीन छबीली ने रण चंडी कर दिया प्रकट आह्वान। कुटिया का अर्थ है गरीबों का घर, विष वेदना यानी गहरा दुख, आहत यानी घायल होना, और रण चंडी यानी दुर्गा, युद्ध की दुर्गा देवी। कहने का अर्थ है इन पंक्तियों का कि गरीबों की झोपड़ियों में बहुत दुख था और महलों में अपमान की पीड़ा थी। वीर सैनिकों को अपने पूर्वजों की वीरता पर गर्व था। नाना साहब पेशवा युद्ध की तैयारी कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के लिए सबको पुकारना शुरू कर दिया था। यानी यह स्तंभ क्रांति की तैयारी का चित्र दिखा रहा है। कुटियों और महलों दोनों का उल्लेख करके कवित्री बताती हैं कि अंग्रेजों के अत्याचार में से अमीर और गरीब सभी दुखी थे। रण चंडी शब्द रानी की भयंकर वीरता को दर्शाता है। कवित्री उन्हें युद्ध की देवी के सम्मान बताती हैं। नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ योजना बना रहे थे। अगला स्तंभ, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यज्ञ यानी जहां स्वतंत्रता संग्राम हुआ, सोई ज्योति यानी सोई हुई देशभक्ति, जगानी यानी जागृत करना। अर्थ है इन पंक्तियों का कि स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हो गई थी, देशवासियों के मन में सोई हुई देशभक्ति को जगाना था। बुंदेलखंड के लोक गायकों से हमने ये कहानी सुनी, रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के युद्ध की। मतलब यहाँ यज्ञ शब्द का प्रयोग बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। कवित्री स्वतंत्रता संग्राम को एक पवित्र यज्ञ मानती है। सोई ज्योति भारतीय को दब चुबी का देशभक्ति का प्रतीक है। रानी लक्ष्मीबाई और अन्य क्रांतिकारी लोगों को जागृत कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई और अन्य क्रांतिकारी लोगों को जागृत कर रहे थे। अगला स्तंभ, महलों ने दी आग, झोपड़ों ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। पंक्तियों का अर्थ है कि महलों और झोपड़ियों दोनों में क्रांति की आग को बढ़ाया। स्वतंत्रता यानी आज़ादी की यह भावना लोगों के दिलों में से निकली थी। झांसी, दिल्ली और लखनऊ जाग उठे। मेरठ, कानपुर और पटना में भी बड़ा आंदोलन हुआ। मतलब ये पंक्तियां 1857 की क्रांति के बारे में बता रही है। महलों और झोपड़ियों का अर्थ है अमीर और गरीब सभी आज़ादी के लिए एक हो गए थे। चिनगारी धीरे धीरे बड़ी आग बन गई। मेरठ से शुरू हुई क्रांति पूरे देश में फैल गई। कवित्री बताती है कि केवल ये युद्ध नहीं था बल्कि स्वतंत्रता की सामूहिक भावना थी। अगला स्तंभ, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। फिर से वही पंक्तियां, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह हलचल का मतलब है आंदोलन और उकसानी का मतलब है उत्पन्न करना। पंक्तियों का अर्थ है कि जबलपुर और कोल्हापुर में भी क्रांति की हलचल शुरू हो गई थी। यह स्तंभ बताता है कि 1857 की क्रांति केवल कुछ शहरों तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरे भारत धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हो रहा था। रानी लक्ष्मीबाई इस क्रांति की सबसे प्रेरणादायक वीरांगना बन चुकी थी। अगला स्तंभ, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई विवरण आए काम, नाना धुंधपंथ
तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यहां पर स्वतंत्रता महायज्ञ से अर्थ है आजादी की महान लड़ाई, वीरवर यानी महान वीर, और ये बाकी सभी नाम दिए गए हैं। कहने का अर्थ है कि भारत की स्वतंत्रता की इस महान लड़ाई में कई वीरों ने अपना बलिदान दिया, जैसे नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी और कुंवर सिंह जैसे वीर हमारे इतिहास में याद किए जाएंगे। कवित्री 1857 की क्रांति को महायज्ञ कहती है। जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है, वैसे ही इन वीरों ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इतिहास गगन बहुत सुंदर शब्द है। इसका अर्थ है कि इतिहास का विशाल आकार, जिसमें इन वीरों के नाम तारों की तरह चमक रहे हैं। अगला स्तंभ, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहां पर जुर्म का मतलब है अपराध और कुर्बानी यानी बलिदान। कहने का अर्थ है कि उस समय अंग्रेज इन वीरों के बलिदान को अपराध मानते थे। मतलब अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को अपराधी कहते थे क्योंकि वे अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन कवित्री स्पष्ट करती है कि वे वास्तव में अपराधी नहीं बल्कि देशभक्त थे। यह पंक्तियां हमें सिखाती हैं कि सच्चाई का मूल्य समय के साथ समझ में आता है। अगला स्तंभ, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वर्नर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्रिंद आसमानों में। यहां पर गाथा का अर्थ है कहानी, मर्दानों में यानी वीर पुरुषों के बीच, लेफ्टिनेंट यानी अंग्रेज अधिकारी, और द्विंद यानी युद्ध। पंक्तियों का अर्थ है कि अब कवित्री हमें झांसी के युद्ध के मैदान में ले जाती है, जहां लक्ष्मीबाई पुरुष योद्धाओं के बीच वीरता से खड़ी थी। अंग्रेज अधिकारी वोकर अपनी सेना के साथ आया, रानी ने तुरंत तलवार निकाली और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यह स्तंभ युद्ध का जीवित दृश्य बता रहा है। मर्द बनी मर्दानों में का अर्थ है रानी ने पुरुष योद्धाओं जैसी वीरता दिखाई। कवित्री रानी को निर्भीक योद्धा के रूप में दिखाती है जो युद्ध से डरती नहीं थी। द्विंद आसमानों में, इसका अर्थ युद्ध इतना भयंकर था कि मानो आकाश तक गूंज उठा हो। अगला स्तंभ, जख्मी होकर वोकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब वोकर घायल होकर युद्ध भूमि से भाग गया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक भारतीय रानी इतनी वीरता से लड़ सकती थी। अगला स्तंभ, रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, थोड़ा थक कर गिर भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। निरंतर का मतलब है लगातार, सिधार यानी चले जाना। मतलब रानी लक्ष्मीबाई 100 मील चलकर कालपी पहुंची, उनका घोड़ा थककर जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। यमुना नदी के किनारे अंग्रेजों को फिर रानी ने हरा दिया। इसके बाद रानी ने ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर ली। ये पंक्तियां रानी की अद्भुत सहनशक्ति और साहस दिखाती हैं। 100 मील निरंतर पार यानी इससे पता चलता है कि रानी कभी थकी नहीं थी, वे लगातार संघर्ष कर रही थी। उनके घोड़े की मृत्यु का वर्णन बहुत भावुक है। घोड़ा भी रानी का सच्चा साथी था जिसने अंत तक उनका साथ निभाया। ग्वालियर पर अधिकार करना रानी की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक था। अगला स्तंभ, अंग्रेजों के मित्र संध्या ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों में के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहां सिंधिया का अर्थ है ग्वालियर का शासक। अर्थ है इन पंक्तियों का कि ग्वालियर के राजा सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे, लेकिन रानी के भय से वे अपनी राजधानी छोड़कर भाग गए। मतलब सिंधिया अंग्रेजों का समर्थक था, सिंधिया राज्य अंग्रेजों का समर्थक था, लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर हमला किया तो वह डरकर भाग गया। यह पंक्तियां रानी की शक्ति और प्रभाव को दर्शाती हैं। उनका नाम सुनकर भी शत्रु भयभीत हो जाते थे। अगला स्तंभ, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था,
उसने मुंह की खाई थी। काना मद्रा सखिया रानी की संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। सम्मुख यानी सामने, मुंह की खाई यानी हार गया। कहने का अर्थ है कि रानी को विजय तो मिल गई, लेकिन अंग्रेजों की सेना फिर आ गई। इस बार जनरल स्मिथ सामने आया, जिसे हार का सामना करना पड़ा। रानी की सहेलियां काना और मंद्रा भी उनके साथ थी। उन्होंने युद्ध भूमि में बहुत वीरता दिखाई। यह पंक्तियां दिखाती हैं कि रानी बार बार कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही थी। मुंह की खाई मुहावरा है जिसका अर्थ है कि बुरी तरह हार जाना। कवित्री केवल रानी ही नहीं बल्कि उनकी सहेलियों की वीरता का भी सम्मान करती है। यह बताता है कि उस समय महिलाएं भी युद्ध में भाग ले रही थी। अगला स्तंभ, पर पीछे ह्यू रोच आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ह्यू रोच यानी अंग्रेजी सेनापति, घिरी यानी चारों तरफ से फंस गए। यहां पर इसका अर्थ है कि लेकिन तभी पीछे से अंग्रेज सेनापति ह्यू रोज अपनी सेना लेकर आ गया। अब रानी चारों ओर से घिर गई थी, फिर भी उन्होंने वीरता से युद्ध किया। अगला स्तंभ, तो भी रानी मार काट कर चली बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, यह था संकट विश्व अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। सैन्य का अर्थ है सेना, विषम यानी कठिन, अपार यानी बहुत बड़ा, और सवार का मतलब है घुड़सवार सैनिक। कहने का अर्थ है कि रानी लक्ष्मीबाई को मारते हुए सेना के पार निकल गई। रानी लक्ष्मीबाई दुश्मन को मारते हुए सेना के पार निकल गई, लेकिन सामने एक बड़ा नाला आ गया जिससे संकट बढ़ गया। घोड़ा नया था इसीलिए वह रुक गया। तभी अंग्रेज सैनिक आ गए और रानी पर लगातार हमला करने लगे। तो यह स्तंभ युद्ध का सबसे रोमांच दृश्य प्रस्तुत करता है। रानी अकेली थी लेकिन फिर भी लड़ती रही। उनका घोड़ा नया था इसीलिए वह नाले को पार नहीं कर सका। रानी एक शत्रु बहे तेरे, यह पंक्ति रानी के अद्भुत साहस को दर्शाती है। एक अकेली स्त्री अनेक दुश्मनों से यहां पर लड़ रही थी। अगला स्तंभ, घायल होकर गिरी सिहानी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब रानी लक्ष्मीबाई घायल होकर गिर पड़ी, उन्हें वीरों की मृत्यु प्राप्त हुई। बुंदेलखंड के लोक गायकों से हमने कहानी सुनी, उन्होंने बहुत बहादुरी से युद्ध किया। मतलब कवित्री ने रानी की तुलना सिंहनी से की है, यानी शेरनी से। यह उनकी बहादुरी और शक्ति का प्रतीक है। रानी ने अंत तक युद्ध किया और वीरगति प्राप्त की। उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो यह स्तंभ हमें सिखाता है कि सच्चे वीर कभी हार नहीं मानते, वे अंतिम सांस तक संघर्ष करते हैं। अगला स्तंभ, रानी गई सिधार, चित अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। सिधार का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना। मनुज यानी मनुष्य, अवतारी का मतलब देवी समान जन्म लेने वाली। कहने का अर्थ है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। उनकी चिता मानो उनकी अंतिम पवित्र सवारी बन गई। वे तेजस्विता की सच्ची अधिकारिणी थी। उनकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी, लेकिन वे साधारण मनुष्य नहीं बल्कि देवी समान थी। वे लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाने आई थी। तो यह स्तंभ बहुत भावुक और प्रेरणादायक है। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। यह पंक्ति कवित्री यहां कहना चाहती है कि मृत्यु भी रानी की महानता को कम नहीं कर सकती थी। उनका बलिदान पवित्र और गौरवपूर्ण था। सिर्फ 23 वर्ष की आयु में इतना बड़ा साहस दिखाना असाधारण बात थी, इसीलिए कवित्री उन्हें अवतारी कहती हैं। हमको जीवित करने आई, यहां जीवित करने का अर्थ है लोगों के अंदर देशभक्ति और आत्मसम्मान जगाना। अगला स्तंभ, दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सिखानी थी। फिर से वही पंक्तियां। पथ का अर्थ है यहां पर रास्ता, और हरबोलो यानी फिर से वही वीर गाथा सुनाने वाले लोक गायक।
कहने का अर्थ है कि रानी लक्ष्मीबाई हमें सही मार्ग दिखाकर गई। उन्होंने हमें साहस और देशभक्ति की शिक्षा दी। यानी रानी लक्ष्मीबाई केवल योद्धा नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा थी। उन्होंने सिखाया था कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। देश के लिए बलिदान देना सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगली स्तंभ, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्र अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मत माती विजय मिटा दे गोले से चाहे झांसी। यह कृतज्ञ मतलब आभारी, अविनाशी का अर्थ है कभी ना समाप्त होने वाली, मत माती यानी घमंड में चूर, और गोलों का मतलब है तोप के गोले। कहने का मतलब है कि हे रानी, भारतवासी हमेशा तुम्हें याद रखेंगे। तुम्हारा बलिदान हमेशा आज़ादी की भावना जगाता रहेगा, चाहे इतिहास चुप हो जाए या सच्चाई को दबाने की कोशिश की जाए, और चाहे अंग्रेज घमंड में झांसी को तोपों से मिटा दे। मतलब कवित्री यहाँ रानी की को श्रद्धांजलि दे रही है। स्वतंत्रता अविनाशी मतलब स्वतंत्रता की भावना कभी समाप्त नहीं होती। अंग्रेज झांसी को नष्ट कर सकते थे, लेकिन रानी की वीरता और बलिदान को मिटा नहीं सकते थे। यह पंक्तियां बताती हैं कि सच्चे वीर मरकर भी अमर हो जाती हैं। अगला स्तंभ, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू दुख अमित निशानी थी। फिर से वही पंक्तियां, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। स्मारक का अर्थ है यादगार, अमित का अर्थ है यहां पर अमर या कभी न मिटने वाला, निशानी यानी पहचान। पंक्तियों का अर्थ है कि रानी लक्ष्मीबाई तुम्हारी सबसे बड़ी यादगार तुम सव्य हो, तुम खुद हो, तुम अमर पहचान बन चुकी हो। यह कविता की अंतिम और सबसे प्रभावशाली पंक्तियां हैं। कवित्री कहती है कि रानी को अमर बनने के लिए किसी मूर्ति या भवन की आवश्यकता नहीं है, उनकी वीरता ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। अमित निशानी का अर्थ है कि ऐसी पहचान जो कभी मिट ना सके। आज भी रानी लक्ष्मीबाई भारत की वीरता, नारी शक्ति और देशभक्ति का प्रतीक है। यह कविता रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, साहस और आत्मसम्मान और देशभक्ति का अमर वर्णन है। कवित्री ने दिखाया है कि कैसे एक युवा रानी ने अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो इस कविता से मिलने वाली शिक्षाएं क्या हैं? पहला, देश प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, हमें अपने देश के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए। दूसरा, महिलाएं किसी से कम नहीं, रानी लक्ष्मीबाई ने साबित किया कि महिलाएं भी महान योद्धा बन सकती हैं। तीसरा, अन्याय का विरोध करना चाहिए, मतलब अन्याय और अत्याचार के सामने कभी चुप नहीं रहना चाहिए। चौथा, साहस इंसान को अमर बना देता है, रानी लक्ष्मीबाई आज भी अपने साहस और बलिदान के लिए अमर है। यहां पर खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्तियां आज भी भारत की वीरता और नारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती हैं, जो बार बार इस कविता में आई हैं। तो ये कविता आज यहीं पर ख़त्म होती है। ये कविता का वर्णन या एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस कविता के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आज हम भारत की